10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हम सब बात कर रहे थे नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन मतलब वृक्काणु, और नेफ्रॉन की क्रियाविधि या मूत्र का निर्माण कैसे होता है, ये आपने पिछली वीडियो में पढ़ा। ठीक है, यानी वृक्क की हमारे शरीर में क्या भूमिका है इसकी हमने बात की। लेकिन कई बार देखिए, मान लो वृक्क ठीक तरह से काम नहीं करे, वृक्क बोले तो किडनी या गुर्दा, वृक्क यदि ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता तो क्या हो सकता है, और कार्य क्यों नहीं कर रहा इसका भी कारण होता है। कहीं ना कहीं मान लीजिए हमारे रुधिर के अंदर अपशिष्ट जो पदार्थ है वो विषैले हों, जिससे वृक्क की अनियमितता हो जाए, रुधिर का प्रवाह ठीक नहीं हो, या वृक्क के अंदर रक्त का निस्यंदन नहीं हो, या वृक्क किसी कारण से उसकी क्रियाशीलता में कमी हो जाए। इस कारण गुर्दे या जो वृक्क है वो अपक्रिय हो जाते हैं, धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगते हैं, क्रियाशीलता कम होने लगती है और इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, ये मैं तब बात कर रहा हूं जब किसी व्यक्ति के वृक्क ठीक तरह से कार्य नहीं करते। इस स्थिति में उस व्यक्ति का या तो डायलिसिस किया जाता है, डायलिसिस को कहते हैं हिंदी में अपोहन। अपोहन का सीधा सा अर्थ यह है बेटा, कृत्रिम वृक्क। अब कृत्रिम वृक्क का मतलब क्या हुआ? किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से उसके वृक्क को निकालकर, और जो पेशेंट है जिसकी किडनी खराब है उस खराब किडनी को हटाकर उसकी जगह उसको प्रत्यारोपित किया जाता है, वो है कृत्रिम वृक्क। कृत्रिम वृक्क, अपोहन, लेकिन ये आएगा अंग प्रत्यारोपण में। कृत्रिम वृक्क के अंदर तो टोटल जो डायलिसिस किया जाता है वो एक उपकरण है। डायलिसिस यदि किसी व्यक्ति को कर दिया जाए, वो एक निश्चित स्थान यानी अपने बिस्तरों पर ही रहता है, वो कहीं घूम फिर नहीं सकता। कृत्रिम वृक्क या कृत्रिम वृक्क नाम क्यों दिया? क्योंकि टोटल वो कृत्रिम है, मानव निर्मित है, वो टोटल एक मशीन के द्वारा संचालित है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, धमनी सिराएं, यानी रक्त यहीं से जाता है, फिर कृत्रिम वृक्क के रूप में बाहर यानी मशीन लगी होती है, उसके द्वारा उस रक्त का निस्यंदन किया जाता है। रक्त के निस्यंदन हो जाने पर उसके अंदर से जो यूरिया है उसको अलग किया जाता है। यहां पर सबसे बड़ा नुकसान यह है कि रक्त के निस्यंदन के समय यदि आवश्यक पदार्थ फिल्टर हो गया तो पुनः अवशोषण नहीं हो सकता। जैसे हमारे वृक्काणु में यह क्षमता है कि बोमन संपुट में रक्त का निस्यंदन हो जाने के बाद यदि कोई आवश्यक तत्व फिल्टर के साथ यानी क्षनित हो गया तो जो वृक्क नलिकाएं हैं, समीपस्थ कुंडित नलिका, दूरस्थ कुंडित नलिका, तो उन पदार्थों का वो पुनः अवशोषण कर लेती है। लेकिन कृत्रिम वृक्क के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एक कृत्रिम नलिकाएं हैं। उन नलिकाओं में अवशोषण की क्षमता नहीं होती। जो पदार्थ फिल्टर हो गया वो फिल्टर होने के बाद सीधा यूरिया में ही जाता है। ठीक है, तो कृत्रिम वृक्क मैं आपको उसका डायग्राम दिखाऊंगा अभी। तो इसमें हम सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है बेटा कृत्रिम वृक्क या अपोहन। कृत्रिम वृक्क या अपोहन, और इसे कहते हैं डायलिसिस। सबसे पहले मैं छोटी सी परिभाषा बताऊं कि किसी व्यक्ति में ठीक प्रकार से वृक्क के कार्यशील नहीं होने पर उसके स्थान पर कृत्रिम उपकरण की व्यवस्था की जाती है ताकि रक्त का निस्यंदन हो सके। इस प्रक्रिया को
कृत्रिम वृक्क या अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है किसी व्यक्ति में रक्त का प्रवाह ठीक तरह से नहीं होना। दूसरा कारण वृक्क की क्रियाशीलता कम हो जाना या वृक्क की क्रियाशीलता में अनियमितता आना या उस व्यक्ति द्वारा विषैले पदार्थों का अधिक सेवन करना। उसमें शराब भी शामिल है कि जो लोग ज़्यादा एल्कोहल का यूज करते हैं तो एल्कोहल भी उसका फिल्टर तो किडनी में ही होगा, फिल्टर तो उसका वृक्क में ही होगा। तो वृक्क धीरे धीरे क्या है, ऐसे पदार्थों को फिल्टर करने में यानी उसकी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती है। तो विभिन्न प्रकार के विषैले पदार्थों को फिल्टर करना या उनका संचित करने में भी उसको बहुत हानि होती है। इस कंडीशन में धीरे धीरे वृक्क अक्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। इस कंडीशन में व्यक्ति में कृत्रिम वृक्क प्रत्यारोपित या स्थापित किया जाता है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो वृक्क है एक जैविक अंग है, लेकिन उसके काम नहीं करने पर व्यक्ति को पूरी तरह से डायलिसिस पर रखा जाता है। इस कंडीशन में यूरिया का निर्माण होता है, लेकिन पूरी तरह से यूरिया के अंदर शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उनकी भी उससे हानि होती है। ठीक है, तो ये सब कृत्रिम वृक्क के अंदर आता है। कृत्रिम वृक्क क्यों लगाया जाता है, ये समझने वाली बात है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में वृक्क ठीक तरह से पूरा कार्य नहीं कर पाते तो कृत्रिम वृक्क स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो समझने वाली बात अलग, लिखने वाली यदि परिभाषा आती है 1 नंबर में तो आप एक लाइन लिखें कि किसी व्यक्ति में वृक्क के ठीक तरह से काम नहीं करने पर उसके स्थान पर कृत्रिम वृक्क प्रत्यारोपित किया जाता है। इसे अपोहन या कृत्रिम वृक्क कहते हैं। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। देखो, देखिए बेटा, ये टॉपिक है आपका कृत्रिम वृक्क। आप देख पा रहे होंगे ये पूरा सिस्टम देखिए बेटा, और इसको बड़ा करता हूं थोड़ा। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका कृत्रिम वृक्क या अपोहन। ध्यान से समझना बेटा, बुक की हेल्प ले सकते हैं और आप अभी इसको क्लियर एक बार में ही समझ जाएंगे। किसी व्यक्ति को डायलिसिस कैसे किया जाता है, ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, समझना है। बनाना चाहे तो प्रैक्टिकली बना सकते हैं, बाकी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ये नलियों का महत्व ज्यादा है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है आपका कृत्रिम वृक्क या अपोहन, इंग्लिश में कहते हैं डायलिसिस। वृक्क जैव अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात यानी चोट लगना, वृक्क में सीमित रक्त प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के अक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जा सकता है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन या डायलिसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति है। युक्ति मतलब ये एक उपकरण है बेटा, आप ध्यान देना इस पर। ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का वृक्क ठीक तरह से कार्यशीलता में नहीं है। इस कंडीशन में क्या करें? हो सकता है इसकी किडनी खराब हो गई, किडनी को निकाल दिया, किडनी काम नहीं कर रही, अब उसकी जगह क्या करें? देखो आप, ये व्यक्ति लेटा हुआ है तो इसकी यहां पर देखें तो ये जो नलियां हैं, हाथ की नलियां, ये दिख रही है ना, ये सब ये ट्यूब्स, रुधिर वाहिनी, इनको सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिराएं। तो इन सिराओं से देखो आप, यहां से रुधिर लिया जा रहा है, ये नली लगा दी इसमें, इस सिरा के द्वारा रक्त लिया जा रहा है और रक्त लेकर इस नलिका के माध्यम से, ठीक है, यानी आप देखोगे ये जो रक्त है, यानी एक तरह से हम देखें
तो हृदय से फुफ्फुस धमनियों के द्वारा रक्त को प्रत्येक अंग में पहुंचाया जाता है, सिरा के द्वारा वापस हृदय में लाया जाता है। तो यहां धमनी का प्रेशर होता है अधिक, सिराओं का प्रेशर होता है कम। तो धमनी का प्रेशर अधिक है तो ये जो एक नलिका है इसको धमनी से जोड़ेंगे ताकि उसका जो पंप करने की क्षमता है, दाब लगाने की क्षमता है, वो अधिक है, रक्त का प्रवाह हो सके। तो यहां देखो ये धमनी नलिका को इस तरह जोड़ करके, और ये एक कृत्रिम उपकरण है, इसे हम कहते हैं चयनित पारगम्य झिल्ली। ठीक है, इस झिल्ली से जो बनी नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं को जोड़ दिया जाता है। अब देखो आप, इस नलिका से रक्त आ रहा है, आने के बाद ये जो नलिकाएं हैं एक तरह से कुंडलित नलिकाओं का काम करती है, समीपस्थ कुंडली नलिका, दूरस्थ कुंडली नलिका। तो यहां से यहां तक 1 2 3 जो लाइन है ये समीपस्थ कुंडली नलिका है। इसके बाद जो सिंगल लाइन है ये हेनले लूप का काम करता है, और 3 जो लाइन है ये दूरस्थ कुंडली नलिकाओं का काम करता है। अब ये तीसरा जो लास्ट है, यहां से देखो जैसे क्या जुड़ती है, संग्राहक नलिका, जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है। तो ये जो पदार्थ है ये इसमें से, इन नलिकाओं से क्या है, निकलता हुआ इसमें आ जाता है टैंक की तरह, और यहां से निकल करके देखो ये इकट्ठा, इसमें टॉयलेट इकट्ठा हो रहा है, एक तरह से मूत्र इकट्ठा होता है इसके अंदर। ठीक है, यूरिया। अब यहां केवल मूत्र ही नहीं आता, मूत्र के साथ अन्य लवण जिनका अवशोषण नहीं हो पाता वो भी यूरिया के साथ आते हैं। हमारे शरीर में जो वृक्क है वो मूत्र निर्माण के साथ साथ विभिन्न जो पोषक तत्व हैं, ठीक है, उनको वृक्क नलिकाओं से अवशोषित कर लेते हैं यहां पर। लेकिन ये नलिकाएं जो है एक तरह से अर्धपारगम झिल्लियां हैं, इन झिल्लियों से यानी आवश्यक जो तत्व है उनका अवशोषण नहीं हो पाता, और वो इस नलिका के माध्यम से यूरिया और यूरिया के साथ अन्य जो अतिरिक्त लवण है वो भी यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब जो रक्त फिल्टर हो गया एक तरह से, वो वापस सिरा नलिका के द्वारा वापस शरीर में चला जाता है, और सिरा नलिका कहाँ पहुंचती है, हृदय में। तो हृदय से वापस वो ब्लड का सर्कुलेशन पूरा चलता है। तो ये जो उपकरण है डायलिसिस कृत्रिम उपकरण, इस उपकरण के द्वारा, लेकिन ये उपकरण कब लगाया जाता है, जब बॉडी के अंदर वृक्क नहीं है। अक्रिय होने पर, निष्क्रिय होने पर वृक्कों को यानी किडनी फेल हो जाने पर उनको चाहे बॉडी से निकाल दिया जाता है, नहीं तो उससे संक्रमण का खतरा होता है। क्योंकि हमारे शरीर में कोई भी अंग जब ठीक प्रकार से काम नहीं करे, तो वो जब काम नहीं करता तो निश्चित है वो इन्फेक्शन फैलाएगा, यानी उसकी उत्तरजीविता खत्म हो जाती है। तो इन्फेक्शन फैलने से पहले हो सकता है कि शल्यक्रिया द्वारा उसको शरीर से दूर कर दिया जाए। ऐसी कंडीशन में तो व्यक्ति को यहां जीवित रखने के लिए डायलिसिस रखा गया है। ठीक है, यदि इन्फेक्शन कम है तो हो सकता है कि डायलिसिस भी किया जाए और वृक्क का ट्रीटमेंट भी दिया जाए। लेकिन यदि वो बहुत ज्यादा निष्क्रिय हो चुके हैं तो उसको बॉडी से हटाना ही ज्यादा ठीक होता है, नहीं तो विभिन्न प्रकार के और असाध्य रोग भी हो सकते हैं, कैंसर जैसे रोगों का भी यानी कारण बन जाता है। ठीक है, तो यहां ये डायलिसिस, अब देखिए कि ये जो कंप्लीट, अब इसके अंदर देखो एक जो और इसमें पदार्थ आ रहा है, एक तरह से अपोहन के लिए ताजा विलयन। तो यहां पर जो पदार्थ है जिसका डायलिसिस हो रहा है वो एक ताजा विलयन है। आवश्यकता पड़ने पर इसको भी क्या इसमें पंप किया जाता है, ताकि यूरिया के साथ अन्य जो खनिज तत्व है उनको एक विलयन, एक माध्यम मिलता रहे। ठीक है, तो इस माध्यम के द्वारा, इस चित्र के द्वारा भी आप अच्छे प्रकार समझ पाएंगे, जबकि क्वेश्चन छोटा है, 2 नंबर से बड़ा नहीं आ सकता। आगे देखिएगा, ये जो कृत्रिम वृक्क है, कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम स्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। चित्र में देख लीजिएगा, ये जो कृत्रिम वृक्क है यहां पर देखो, ये चयनित पारगम्य झिल्लियों की नलिकाएं होती है, और ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी से लगी होती है। इसमें अपोहन द्रव भरा हुआ है, जो येलो लाइक फ्लूइड है, पीले कलर का, ये अपोहन द्रव है जो इसमें भरा होता है। इस द्रव का पराशरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में प्रेषित कर दिए जाते हैं।
यह वृक्क के कार्य के समान है, यानी जैसे वृक्क काम करता है उसी के सिमिलर भी ये काम करता है, लेकिन एक अंतर है, और अंतर आपको मैं पहले बता चुका हूं। अंतर क्या है कि ये जो नलिकाएं हैं ये पुनः अवशोषण नहीं करती, लेकिन एक अंतर है कि इसमें कोई पुनर्अवशोषण नहीं है। प्राय एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क के द्वारा होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो यानी 180 लीटर रोजाना रक्त का निस्यंदन होता है, यानी रक्त घूमता हुआ, यानी एक तरह से रक्त का जो परिसंचरण है वो लगातार होता रहता है, यानी हृदय से शरीर के अंगों में, शरीर के अंगों से हृदय में। तो यहाँ किडनी है जो है वो शरीर का अंग है, फिल्टर होकर वापस वो बॉडी में ही संचरित होता रहता है। नाइट्रोजन बेस्ड मेटेरियल चलते कहाँ से है? लीवर से, क्योंकि लीवर में शुरू होता है ऑर्निथिन चक्र। ऑर्निथिन चक्र क्या होता है बेटा, अभी आपको समझ नहीं आएगा, इसके लिए आपको 10th पास करके 12th में जाना है, तब आप समझोगे ऑर्निथिन चक्र कहाँ है। आपसे पूछे मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो शुरू तो किडनी लीवर से हुआ है। ये नहीं कि वृक्क के अंदर मूत्र का निर्माण हो रहा है, वृक्क से नहीं, शुरू कहां से होता है? यकृत से शुरू होता है, क्योंकि यकृत के अंदर भी हम देखें तो उसके अंदर बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, स्टीराइड, विभिन्न प्रकार के ऐसे पदार्थ हैं जिनको वो एक तरह से अपशिष्ट के रूप में निकालता है। प्राय एक स्वस्थ वयस्क की बात करें तो प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है, यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर है। अब ये निर्भर करता है हमारे पानी पीने पर कि हम कितना पानी पी पा रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि मैक्सिमम यानी कम से कम हमें 8 गिलास पानी दिन भर में पीना चाहिए। ठीक है, एक रूटीन बनाना चाहिए, हमें ये याद रहे कि हमें कम से कम 3 बोतल पानी तो पीना है, 3 लीटर पानी, 2.5 लीटर पानी तो हमें रोजाना पीना है। ये कम से कम बता रहा हूं, अधिकता की कोई लिमिट नहीं है। जितना पानी पियोगे इतना ही हमारे बॉडी से एक तरह से विषैले पदार्थ निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि शेष निस्यंद वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। तो यहां पर बेटा आपको कृत्रिम वृक्क के अपोहन को एक तरीके से समझाया है, और ये क्वेश्चन ये नहीं आपके बोर्ड में आए आप रट लें और लिख दें, इतना ही सीमित नहीं, इसके बारे में हमें जानना भी जरूरी है। क्यों, कई बार हम एक समाज में रहते हैं और हमने सुना है कि उस व्यक्ति की किडनी फेल हो गई, वृक्क काम नहीं कर रहे, गुर्दे फेल हो गए, उस कंडीशन उसको डायलिसिस रखा गया है। तो कई लोगों के लिए क्वेश्चन है कि यार डायलिसिस होता क्या है, हमने कभी सुना ही नहीं। ठीक है, तो यह डायलिसिस आपने सुना नहीं, आपने सीख भी लिया कि डायलिसिस होता क्या है। अब आप किसी को समझा सकते हो कि इसमें ऐसा होता है, इसलिए आप सलाह दें। आपके आसपास कोई पीने वाला व्यक्ति हो, पीने की लत लग गई हो, तो उसको इसके बारे में समझाएं, इस चित्र को दिखाएं कि हो सकता है आपके साथ ऐसा हो जाए। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल बहुत अच्छी चीज नहीं है, वो प्रारंभिक औषधि थी और उसका दुरुपयोग कर दिया। औषधि वो आज भी है, आज भी जैसे कफ सिरप जो होती है खांसी की दवा, उसको अल्कोहल से ही बनाया जाता है। तो प्रारंभ में वो एक दवा के रूप में ली जाती थी, लेकिन लोगों को क्या इसकी लत पड़ने से वो इसके आदी हो जाते हैं। तो आप भी आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जो इसकी लत से, आप उसको थोड़ा सा समझा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में ही समझाना। लिमिट का मतलब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, आप उनसे गुटखा या बीड़ी सिगरेट की मना करोगे, हो सकता है वो आपकी पिटाई कर दें, हो सकता है आपसे वो लड़ने लग जाए। तो ऐसा काम भी आपको नहीं करना है। कोशिश करनी है आपके घर के जो निकटतम संबंधी है उनको आप सलाह दें। ठीक है, वो आपको पीट भी देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उनको अच्छी सलाह देंगे तो वो हो सकता है कि आपको बेहतर काम करे। आप समझा सकते हैं इस उदाहरण को देकर कि देखो ये एक व्यक्ति था जो कितना ज्यादा यानी दवाओं का दुरुपयोग करता था, या लत लग गई हो इसको, तो इसकी कंडीशन क्या हुई। हो सकता है किसी के साथ ऐसा नहीं हो, तो हम समझा सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। देन नेक्स्ट टॉपिक, देखिए बेटा अब हम बात करेंगे अंगदान। विचार करें अंगदान है क्या। अंगदान देहदान, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंगदान देहदान 2 क्वेश्चन है। अंगदान का मतलब शरीर के किसी अंग या ऊतक का दान करना अंगदान कहलाता है, और देहदान में संपूर्ण शरीर का ही दान किया जाता है, वो देहदान कहलाता है। ठीक है, अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है।
पूरे विश्व में अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें बेटा कहीं लाइन लिखी हुई नहीं है, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है, ऑर्गन डोनेशन डे। देखिए, जैसे रक्तदान है ऐसे अंगदान भी है। अंगदान में हम देखें तो कॉर्निया, वृक्क, यकृत, हृदय, आंत, अस्थि मज्जा, ये विभिन्न प्रकार के अंग मैंने जिनका नाम लिया है, एक बार रिपीट करके दोबारा सुन लेना। जिन अंगों का मैं नाम लिया है वो शुरू कर रहा हूं मैं कहां से? यकृत, लीवर, गुर्दे मतलब किडनी, अस्थि मज्जा, आंत, हृदय, कॉर्निया, ये ऐसे अंग हैं जिनका हम दान कर सकते हैं, जीवित अवस्था में भी और मरने के बाद भी। यानी जैसे हमारे बॉडी में 2 किडनी है और घर का कोई निकट संबंधी या रिलेशन में जिसका जीवित रहना बहुत आवश्यक है, 1 किडनी हम डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, हम हार्ट नहीं कर सकते क्योंकि हार्ट एक ही है, लीवर एक ही है, कॉर्निया कर सकते हैं, कॉर्निया 2 है हमारे। तो किसी व्यक्ति को अंग का दान करना, अंग या ऊतक का दान करना अंगदान कहलाता है और संपूर्ण शरीर का दान करना देहदान कहलाता है। जैसे मैं नाम लूं क्रिकेटर गौतम गंभीर, उसने अपने संपूर्ण देह का दान कर दिया। वर्तमान में वो सांसद है दिल्ली से, लेकिन उन्होंने देहदान कर दिया। आज उनको आप बुक में पढ़ोगे और पढ़ते हैं, आरबीएसई बोर्ड के अंदर आप देखेंगे तो अंगदान का जो टॉपिक है उसमें नाम आता है कि क्रिकेटर गौतम गंभीर और साध्वी रितंबरा जिनके हाथों से जो श्री राम मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर, उसकी नींव में भी उनके द्वारा ईंटों का रखा गया है। यानी जो 5 व्यक्ति द्वारा राम मंदिर की नींव लगी उसमें एक नाम साध्वी रितंबरा है। उन्होंने भी अपना पूरा देहदान कर दिया है। देहदान का मतलब मरने के बाद उनकी जो बॉडी है वो अच्छे कार्य में ली जाएगी, उनके अंगों को प्रत्यारोपित किया जाएगा, उनके अंगों को मेडिकल को दिया जाएगा ताकि एक अच्छे प्रशिक्षित डॉक्टर उस पर रिसर्च कर सके, उन अंगों की जानकारी ले सके। ठीक है, इसके अलावा पूर्व में भी ऐसे कई व्यक्ति हैं, साहित्यकार विष्णु प्रभाकर, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु और समाज सेवी नाना देशमुख, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अंगदान कर चुके पहले, अब दुनिया में नहीं है। और तो और देखिए आप 90 साल की उम्र में कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जिसने सुभाष चंद्र बोस के साथ आजादी की लड़ाई में भाग लिया, आजाद हिंद फौज में वो खुद स्वयं भी नेतृत्व करता थी, उन्होंने 90 साल की उम्र में अपने कॉर्निया को दान किया और 2 अंधे व्यक्तियों के जीवन में वापस उजाला कर दिया। और हम देखें कि अंगदान, देहदान सात्विक श्रेणी के दान माने गए हैं। हम पुरातन काल की बात करें तो आपने सुना होगा महर्षि दधीची ने अपने हड्डियों का दान किया था। किस लिए? वज्र बनाने के लिए उन्होंने अपनी अस्थियां देवताओं को दे दी, इंद्र को दे दी और उसका वज्र बनाया गया और बत्रासुर जो राक्षस है, बत्रासुर नामक, उस राक्षस का वध किया गया। तो ये पुरातन काल से अंगदान देहदान चला आ रहा है। हम आज की बात कर रहे हैं। हम देखें शल्यक्रिया सुश्रुत के टाइम से है, आज से 2600 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 2500 साल पहले से शल्यक्रिया स्टार्ट हो गई थी। तो बेटा हम आज के युग में चल रहे हैं, लेकिन ये चीजें कितनी पुरानी हैं, आज हम पढ़ रहे हैं उनको। उन्होंने इन चीजों को प्रारंभ में किया है और हम उनकी लाइनों को पढ़ रहे हैं। तो देखो हमें तो दिमाग लगाना ही नहीं पड़ रहा। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो यहां अंगदान का जो टॉपिक है इससे भी आप समझ पाओगे। जैसे गुर्दे, यकृत के कुछ भाग, फेफड़े आदि ऊतकों का दान दाता के जीवित होने पर भी किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के अंग तो आप इसमें देखेंगे जो मैंने समझाया। सामान्य प्रत्यारोपण में कॉर्निया, गुर्दे, दिल, यकृत, अग्नाशय, फेफड़े, आंत, अस्थि मज्जा आदि शामिल है। इन अंगों का दान किया जाता है। तो ये अंगदान वाली बात है, देहदानी वाली बात है। अब आपकी सिलेबस का लास्ट क्वेश्चन जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं और इस जगह आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है आपका पादपों में उत्सर्जन। पादपों, जिस प्रकार जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है, ऐसे पादपों में भी उत्सर्जन है।
यहां आपको एक पैरा दिया गया है, इस पैरे को आप पैरा पढ़ करके आप इसमें से मुख्य चीजें निकालें। पादपों में उत्सर्जन देखें आप, जब पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर लेते हैं तो किसका उत्सर्जन करते हैं? ऑक्सीजन का। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पादप ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। नंबर 2 हम बात करें रंध्रों के द्वारा, रंध्रों के द्वारा क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन। रंध्रों के द्वारा बाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है जिसमें जल वाष्प के रूप में निकलता रहता है, तो यह भी उत्सर्जन हो गया। नंबर 1 ऑक्सीजन का उत्सर्जन, नंबर 2 जल का उत्सर्जन। नंबर 3 बात रंध्रों के द्वारा, पहले मैं रंध्र बोला, अब बात रंध्र बोल रहा हूं। रंध्र क्या है? पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र हैं, वो रंध्र है। बातरंध्र क्या है? तने या शाखाओं में जो छोटे छोटे छिद्र हैं, गड्ढे हैं, उनको बातरंध्र कहते हैं। और इन बातरंध्रों के द्वारा गोंद, रेजिन ऐसे पदार्थों का निष्कासन होता है, ये उत्सर्जित होते हैं। इसके अलावा देखें हम नंबर 4, जो पके हुए फल हैं, पके हुए फलों का उत्सर्जन होता है। जो फल पक जाते हैं वो पेड़ों से लटके नहीं रहते, पकने के बाद वो स्वयं झड़ते हैं। तो पके हुए फल पादप के लिए उपयोगी नहीं है, उनका उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट, विलगन की क्रिया के द्वारा जो पकी हुई पत्तियां हैं उनमें विलगन बन जाता है और विलगन के द्वारा पत्तियों का उत्सर्जन होता है। जो पत्तियां पूरी तरह परिपूर्ण हो चुकी, उन पत्तियों का उत्सर्जन भी होता है। तो यहां पर देखिए बेटा, मैंने 5 पॉइंट आपको नोट करा रहा हूं। नंबर 1 ऑक्सीजन का उत्सर्जन, नंबर 2 रंध्रों के द्वारा जल का उत्सर्जन बाष्पीकरण क्रिया से, नंबर 3 बातरंध्र से गोंद रेजिन का उत्सर्जन, नंबर 5 पके हुए फलों का उत्सर्जन, नंबर 6 विलगन के द्वारा पत्तियों का उत्सर्जन होता है। और इस तरह बेटा चैप्टर खत्म हो जाता है। यदि किसी बालक का कोई टॉपिक रहा हो, उस टॉपिक के बारे में आप मेरे से चर्चा कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही, और पाठ बिल्कुल कंप्लीट। किसी को कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, समझना हो, आप कमेंट्स भेजें, व्हाट्सएप पर भेजें, मैं उसको आपको क्लियर करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।